जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का। देखिए यहाँ पर आपका 24 मार्च का होने वाला कक्षा 12वीं का एकदम असली पेपर। देखिए यहाँ पर राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं क्लास 12th हिंदी अनिवार्य यानी कि हिंदी कंपलसरी का आपका पेपर है। देख लीजिए यहाँ पर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का यह रहा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025। और यहाँ पर आपका ये पेपर कोड हो जाएगा, यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे। और देख लीजिए यहाँ पर आप पेज, यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या है और इसमें 7 पेज आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें समय आपके 3.25 घंटे रहने वाला है और 80 नंबर पूर्णांक रहेगा। तो चलिए दोस्तों पेपर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेंगे, तो इनको आप पढ़ लेना। हम पेपर को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपने अभी तक भी दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ध्यान रहे सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन वो ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ओके, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपके पेपर की वह भी आपके पास सबसे पहले आ सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपके पास खंड ए यानी कि सेक्शन ए आने वाला है। इसमें हम क्या है सभी प्रश्नों के आंसर भी देखने वाले हैं। ओके, आंसर यानी कि सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है। इसमें आपको निम्नलिखित बहुविकल्पीय जो प्रश्न आने वाले हैं उनको आपको प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जन्म से ही वे अपने साथ लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? कपास लेकर आते हैं। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कपास। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर कविता एक उड़ान है किसके बहाने? तो ये किसके बहाने है? चिड़िया के बहाने। देखिए छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा गया है? किसे कहा है? तो यहाँ पर कागज के पन्ने को क्या है लेखक ने अपने खेत को चौकोना कहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहलवान की ढोलक अध्याय में लेखक कौन है? तो यहाँ पर फेणेश्वर नाथ रेणु। ओके, फेणेश्वर नाथ रेणु। मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? तो देखिए यहाँ पर शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मनुष्य क्या है? मनुष्य के अपने प्रयास और इसमें उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अगला देखिए यहाँ पर सिरस के फूल को किसके समान बताया गया है? तो एक अवधूत यानी कि सन्यासी। ओके, सन्यासी, सन्यासी, यहाँ पर सन्यासी भी आ सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं या शास्त्र कहलाता है? तो आपके व्याकरण शास्त्र कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो को क्या कहते हैं? इसमें आपको अर्थ बताना है। तो घोषणा पत्र इसको कहते हैं, ये आपके राइट उत्तर हो जाएगा। और निमंत्रण पत्र को क्या कहते हैं? इनविटेशन कहते हैं। त्याग पत्र को क्या कहते हैं? ये। और समाचार पत्र को न्यूज़पेपर कहते हैं। और त्याग पेपर को आप क्या कहते हो? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधुनिक समाचार यहाँ पर माध्यमों का सबसे पुराना है। तो देखिए सबसे पुराना क्या है? इसमें आपके देखिए टेलीविज़न न्यू है तो ये नहीं होगा, रेडियो भी न्यू है ये नहीं होगा, प्रिंट है ये हो जाएगा। ओके, इंटरनेट भी नहीं होगा। प्रिंट यानी दोस्तों यहाँ पर अखबार से है। ओके, यानी कि जो अखबार है, ओके अखबार, वो क्या है यहाँ पर दोस्तों सबसे पुराने माध्यम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। ओके, यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? तो देखिए यहाँ पर वे चौक का प्रयोग करते थे, डस्टर का प्रयोग करते थे, घड़ी का प्रयोग करते थे, लेकिन छड़ी यानी कि दोस्तों डंडे का प्रयोग नहीं करते थे वे। ओके, यहाँ पर ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो किस काल से यहाँ पर शहर का सबसे बड़ा है? जो काल आपको बताना है तो काल कौन सा है? ताम्रकाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने अभी तक भी दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कविता के पंख लगा उड़ने के माने
ओके, तो यहाँ पर कौन नहीं जानता, तो इसमें आपके चिड़िया हो जाएगी। ओके, ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसा ही है, आप इसको उत्तर देख लीजिए, चिड़िया। उसके बाद देखिए यहाँ पर उषा का जादू टूटने का क्या कारण था। ओके, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्योदय का होना। ओके, सूर्योदय का होना इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके इसमें क्या है, भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, तो संवेदनशील। ओके, संवेदनशील इसमें क्या है, जो प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाति प्रथा, जाति जो प्रथा है उसका दूषित सिद्धांत क्या है। तो दूषित जो सिद्धांत है वो क्या है, जाति के आधार पर जाति आधारित व्यवसाय का चयन। ओके, यहाँ पर यही इसका क्या है, दूषित है जो सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप। ओके, तो इसमें आपकी क्या आ जाएगी, बोली। ओके, बोली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर निविदा शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसका आपका टेंडर। टेंडर यहाँ पर दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए इसमें क्या है, सैनिकों ने कमर कस ली। ओके, इसमें वाक्य में आपको शब्द शक्ति बतानी है, तो शब्द शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, यानी कि कमर कस ली यानी कि वे तैयार हो गए हैं। उसके बाद देखिए जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट हो न ही लक्षणार्थ से, तो यहाँ पर कौन सी आती है, व्यंजना। ओके, व्यंजना शब्द शक्ति आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में आपको क्या है, अलंकार बताना है। तो इसमें आपके अलंकार हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो उसको में कौन सा अलंकार आता है दोस्तों, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति। ओके, अतिशयोक्ति यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, इसमें आपको एक अपठित पद्यांश आपको देखने को मिलने वाला है, 6 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर इससे पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर भी देने हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, इसको आपको पूरे को पढ़ना है एक बार और फिर आपसे इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इनके उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपके अपठित पद्यांश है उसके साथ आपको दोस्तों, यानी कि मैंने छोटे छोटे शब्दों में आपको उत्तर बताने की कोशिश की है। इसमें क्या है, कवि को किसने ठगा है, तो इसमें आपके देखिए मैं आपको राइट उत्तर बता देता हूँ, बचपन ने कवि को ठगा और छल किया। ओके, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों कवि के लिए संसार कैसा बन गया है, तो यहाँ पर युद्ध क्षेत्र। ओके, यानी कि झंझटों से भरा बन गया है। उसके बाद देखिए युवा काल की कौन कौन सी विशेषताएं लेखक को मोहित करती हैं, तो इसमें देखिए आकांक्षाएं, यहाँ पर पुरुषार्थ और ज्ञान की विशेषताएं, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, लेखक को जवानी के फंदे में क्यों फंसा लेती है, जवानी चिंता और समस्याओं में डालती है, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कवि बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है, कवि बचपन को निर्मल शांति देने वाला है। ओके, इसलिए बुलाना चाहता है। यहाँ पर बचपन में किसी विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है, तो इसमें आपके हो जाएगा स्वाभाविक और प्राकृतिक शांति। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास खंड बे आएगा, सेक्शन बे। सेक्शन बे में देखिए यहाँ पर निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको क्या है, देखिए इसमें 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। 2-2 नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं ये, तो आप इन प्रश्नों को करने हैं आपको याद। देखिए यहाँ पर टीवी समाचार
में नेट साउंड और प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं। ओके, यानी कि आप एक बार इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, मैं आपको जब इनके उत्तर बता रहा हूँ। ओके, कैमरे में बंद अपाहिज का मूल भाव आपको बताना है, और भक्तिन के किन गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है। यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेस गाउन क्यों लगती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसा हुआ। ओके, इसका भाव कैसे हुआ। उसके बाद देखिए मैं आपको इसके राइट उत्तर बता देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपके ये देखिए लघुतरात्मक प्रश्नों के राइट उत्तर यहाँ पर सरल भाषा में मैंने आपको लिए हैं। तो यहाँ पर इनको बताने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको उत्तर बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ पर यदि आपको ज़्यादा क्वालिटी साफ नहीं आ रही तो आप क्वालिटी को फुल कर लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों इसमें उत्तरों की PDF थोड़ी सी ऐसी ही है। ओके, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर जब कोई घटना होती है तो वहाँ की जो असली आवाज़ होती है उसे क्या है, नेट साउंड कहते हैं। ओके, यानी कि दोस्तों वही क्या है, प्राकृतिक आवाज़ कहलाती है। जैसे भीड़ का शोर, तालियों की आवाज़, किसी हादसे की आवाज़, जिसे बिना बदले टीवी समाचारों में दिखाया जाता है। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह कविता उन लोगों के बारे में है जो चल नहीं सकते। इसमें बताया गया है कि लोग अपाहिज को केवल दया की नज़र से देखते हैं, लेकिन वे बाकी लोगों की तरह अच्छे जीवन के हकदार होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका क्या है, मूल भाव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भक्तिन के दुर्गुणों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए लेखिका ने भक्तिन के आलसी होने और साफ सफाई का ध्यान न रखने और कभी कभी झूठ बोलने की बात कही है। वह अपने काम ठीक से नहीं करती थी और गंदगी में परहेज नहीं करती थी। ओके, तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेस गाउन क्यों यहाँ पर लगती थी, यानी लाया था। भूषण ने यशोधर बाबू के लिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन इसलिए लाया क्योंकि वह उनका सम्मान करता था और यहाँ पर उसे लगा कि उसे ठंड से बचाने के लिए यह गाउन उन्हें देना अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आनंदा के बारे में है। आनंदा का जो ये प्रश्न है, आनंदा को तब एहसास हुआ कि जब उसने देखा कि कभी भी आम लोगों की तरह हंसता, रोता, सोचता। इससे उसे लगा कि कभी भी हार्ड मास का साधारण मनुष्य ही, यानी कि इंसान ही होता है। तो यहाँ पर ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपके पास खंड से आएगा, यानी कि सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न है कि जो उत्तर देने हैं वो आपको शब्द सीमा लगभग 60 से 80 वर्डों में देने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें, यानी कि 10वां प्रश्न है, क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कविता के आधार पर आपको बताना है। मैं आपको उत्तर बताऊंगा सभी का। ओके, अथवा वाले प्रश्नों के भी बताने वाला हूँ। उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधकर एक अद्भुत प्रयास किया है, और इसमें आपको उदाहरण सहित आपको तर्क देना है। उसके बाद देखिए यह भी सच है यथा प्रथा की तथा राजा जीजी का यह कथन वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों में सटीक है। ओके, इसमें आपको अपना विचार लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर श्रम विभाजन के दृष्टिकोण में अपनाई जाने वाली जाति प्रथा पर अपने विचार आपको बताने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। वर्तमान में आपको नगरीकरण से संबंधित स्थापित करने हैं। 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। इसके अथवा में आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको क्या है, ये आपको अपने संदर्भ आपको व्यक्त करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13वां प्रश्न,
फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सार्थक आलेख के क्या गुण होते हैं, यह आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तुलसी या हजारी प्रसाद का आपको क्या करना है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखना है। तो मैं चलिए आपको इनका राइट उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर क्रांति हमेशा उन लोगों की आवाज़ होती है जो समाज में उपेक्षित होते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, बादल राग कविता में कवि ने बादलों को बदलाव का प्रतीक माना है, यानी कि क्रांति का प्रतीक माना है। जिस तरह बादल गरजते हैं और धरती को जल देते हैं, वैसे ही क्रांति दबे कुचले लोगों को नई आशा लगती है। यह कविता बताती है कि क्रांति कमजोरों को सहारा है, यानी कि जो निर्धन लोग हैं उनका सहारा है और समाज में नई ऊर्जा बढ़ते हैं। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके अथवा में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, उषा कविता में कवि ने सुबह के सुंदर तरीकों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने शब्दों के माध्यम से सूर्योदय, आकाश में रंगों बदलने और पक्षियों के चहकने का मनमोहक चित्रण किया है। यह कविता प्रस्तुत सौंदर्य एवं बदलने की प्रक्रिया को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, जब अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होता है तो सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है और वातावरण में एक नई ऊर्जा आती है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसलिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए जी का यह कथन पूरी तरह से सही बैठता है। लोकतंत्र में जनता अपने नेता को चुनती है, यानी कि नेताओं को चुनती है। इसलिए जैसा समाज होता है वैसे ही शासक होते हैं। अगर जनता जागरूक और ईमानदार होगी तो नेता भी जिम्मेदारियों से काम करेगा। लेकिन अगर लोग भ्रष्टाचार को सहन करेंगे तो नेता भ्रष्टाचार सत्ता में आएगा। इसलिए अच्छे शासन के लिए यहाँ पर नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। इसके अथवा में देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन समय में जाति प्रथा और यहाँ पर श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी ताकि हर व्यक्ति अपने कौशल के अनुसार कार्य कर सके। लेकिन समय के साथ भेदभाव का कारण बन गई। जाति के आधार पर भेदभाव करना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने काम और योग्यता के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। आज के समय में शिक्षा और समानताओं के माध्यम से इस सोच को बदलने की जागरूकता है। ओके, यहाँ पर ज़रूरत है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में नगर नियोजन का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था और पक्का मकान थे, यानी कि पक्के मकान थे। आज के शहरों में योजनाबद्ध तरीके से सड़कें, पार्क, जल निकासी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं, लेकिन कई जगह अनियोजित विकास की वजह से समस्याएं बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखी जाए, यदि मोहनजोदड़ो जैसी योजनाएं अपनाई जाए तो आधुनिक शहर अधिक सुव्यवस्थित हो सकते हैं। ओके, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर जो अध्याय है उसमें आपको कथन पे क्या करना है, धन लोलू पत करना है। और ओके, लोलू पता इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिए आज का समाज धन और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भाग रहा है। दादा का यह विचार गुड़ निकालने की बजाय भाव अधिक मिलना चाहिए, यह दर्शाता है कि सिर्फ लाभ कमाने से ज़्यादा जरूरी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति है। समाज में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि वह सभी को सही संसाधन अवसर मिले, जिससे सही
यानी कि सभी को विकास हो सके। यानी कि वह इसमें कहने का अर्थ यह है कि जो वह धन के पीछे भाग रहे हैं लोग बाग, आपने देखा इसमें गुड़ निकालने की बजाय भाव को अधिक चाहते हैं। इसके बाद देखिए कौन सा प्रश्न आया है, ये हो गया है यहाँ पर। इसमें है दोस्तों आपके फीचर लेखन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज। देखिए इसमें क्या है, फीचर लेखन समय में आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय रोचक और महत्वपूर्ण होने चाहिए, और भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, तथ्य और उदाहरण स्पष्ट होने चाहिए, और पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए भावनात्मक से जुड़े होने चाहिए, और शीर्षक आकर्षक और उपयुक्त होना चाहिए, और निष्कर्ष सागर गर्दभी यानी कि संदेश देने वाला होना चाहिए। इसके अथवा में आपको मिला है दोस्तों सार्थक आलेख के गुण आपको बताना है। स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि विचार स्पष्ट और संगठित होना चाहिए, और इसके यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, संक्षिप्तता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव होने चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर प्रेरणादायक भी होने चाहिए। ये इसके राइट उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें एक और आया था, वो क्या था मैं आपको बता देता हूँ, जो कवि परिचय। ओके, यहाँ पर जो परिचय आने वाला है, अब देखिए परिचय को मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर उसमें तो बहुत बड़ा होता है। ओके, उसमें टाइम लगेगा, तो देखिए मैं आपको इसमें परिचय आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड दे आने वाला है। इसमें क्या है दोस्तों, आपके सेक्शन डी में आने वाला है। आपको पद्यांश की जो सह प्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए, कर्ण यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर भी मूड ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, मैं और जग और कहाँ का नाता। यानी कि इसमें देखिए कितनी बार और का प्रयोग किया गया है, मैं और, यानी कि मैं दुनिया से अलग हूँ और जग अलग है, और इसमें ये बीच में जो और का प्रयोग किया गया है वो योजक चिन्ह के हमारे किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। उसके बाद देखिए, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं पृथ्वी पग पर उस पृथ्वी को ठुकराता। तो इसमें देखिए ये किस कवि ने लिखी है, इसका आप मुझको कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जमजमाते लावे, और रूपवती मुखड़े पे। यानी कि दोस्तों ये कौन से में कहा है, इसको तो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों अब आपके किस में आने वाली है, यहाँ पर गद्यांश की व्याख्या आएंगी। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें ढोलक की, यानी कि फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा पहलवान की ढोलक उसमें क्या है, ये इसको आप कर देंगे। और इसके बाद देखिए इसे आपके भक्ति यानी कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित उसमें क्या है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके ये प्रश्न है, इसमें क्या करना है, आपको एक समाचार पत्र प्रकाशित कर लेने के लिए आपको क्या एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। उसके बाद देखिए विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने हेतु एक निविदा तैयार करनी है। और 18वां प्रश्न आपको क्या मिलने वाला है, देखिए इसमें आपको निबंध तैयार करना है। आतंकवाद इसके 100% चांस है। ओके, अब के 100% छपने वाला है ये। और उसके बाद आप इसमें एक इसको याद कर लेना, यहाँ पर नारी शिक्षा आज की आवश्यकता। ओके, ये दो आपको याद करने हैं और ज़्यादा याद मत करना। और यदि आप एक और याद करना चाहते हैं तो मेरा कवि। ओके, यहाँ पर मेरा कवि आप इसको याद कर सकते हो बस। ओके, आपको 3 ही याद करने हैं। इन तीनों में क्या आपको दोस्तों 1 या दोस्तों आपको 2 भी मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको दोनों भी साथ में मिल सकते हैं, तो आप इन तीनों को याद करना। और दोस्तों आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, लाइक करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है यानी कि आप आगे भी किसी चीज़ की तैयारी करोगे तो आपको उससे भी जुड़ी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।